बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाए। तो इस सीरीज़ के अंदर आपको ना सिर्फ एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बल्कि साथ में इजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि उन आंसर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस लेसन के अंदर आपको MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। अब ये चैप्टर वाइज हैं, तो इंट्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जो बेसिक्स हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पहला एक है मैनेजमेंट इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। मैनेजमेंट को बेहतर डिफाइन किया जाता है इनमें से किसके तौर पे? अचीविंग गोल्स थ्रू पीपल एंड रिसोर्सेज, यानी कि गोल्स को हासिल किया जाए लोगों के ज़रिए और जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए भी, वसाइल के ज़रिए भी। सो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बाय यूजिंग ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज प्रॉपरली। मैनेजमेंट क्या है? ऐसा प्रोसेस होता है कि अचीव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, वो भी एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवली यूज़ करते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं ये तमाम प्रॉपरली, वो भी। नाउ अ मैनेजर मेनली वर्क्स टू, अब एक मैनेजर जो मेनली तौर पे वर्क करता है इनमें से किसके लिए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हासिल करने के लिए। सो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर इज़ टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी मैनेजर की, वो ये होती है इस बात को यकीनी बनाना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो उनको हासिल किया जाए और वो भी प्रॉपर प्लानिंग की जाए, प्लान बनाया जाए और आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो उसके ज़रिए। नाउ मैनेजमेंट इस, अब मैनेजमेंट इनमें से क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये आर्ट तो है ही। तो मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट और साइंस। सो मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस, सिस्टमैटिक नॉलेज, प्रिंसिपल एंड आर्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड स्किल। सो साइंस है, क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक नॉलेज है, इसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, और आर्ट है क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है इसकी, और ये एक स्किल भी है। सो द मेन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट इज़, जो मेन रिसोर्स है मैनेजमेंट का इनमें से क्या है? वो है पीपल। जब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो लोगों की ही बात की जाती है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट बिकॉज दे यूज़ ऑल अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट हैं क्योंकि ये दूसरे रिसोर्सेज को भी इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। जितने ज़्यादा नॉलेज और स्किल्ड वर्कर्स होंगे उतने ही ज़्यादा वो दूसरे रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। नाउ मैनेजरियल रोल्स एंड लेवल्स की हम बात करते हैं। मिन्सबर्ग आइडेंटिफाइड, हेनरी मिन्सबर्ग ने आइडेंटिफाई किए कितने रोल? द आंसर इज 10 रोल्स। सो हेनरी मिन्सबर्ग आइडेंटिफाइड 10 मैनेजरियल रोल्स ग्रुप्ड इनटू इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल कैटेगरीज। और उन 10 रोल्स को जो आइडेंटिफाई किया हेनरी मिन्सबर्ग ने, तीन कैटेगरीज के अंदर तीन तरह के ग्रुप बना दिए। इंटरपर्सनल हो गए, इंफॉर्मेशनल हो गए और डिसीजनल हो गए। नाउ इंटरपर्सनल, अब इंटरपर्सनल की हम बात करें, इंटरपर्सनल रोल इंक्लूड इसमें शामिल है क्या? फिगर हेड होता है और लीडर होता है। सो इंटरपर्सनल रोल्स इन्वॉल्व इंटरेक्टिंग विद पीपल सच एज एक्टिंग एज अ फिगर हेड, लीडर एंड लिजान। इंटरपर्सनल रोल में क्या है? इंटरेक्ट होना लोगों के साथ, जैसे कि जो कि एक्ट कर रहे हैं एज अ फिगर हेड के तौर पर, लीडर के तौर पर, लिजान के तौर पर, यानी कि ब्रिज का काम कर रहे हैं वो। सो टॉप मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन, इनकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिसीजन लेने के लिए। सो टॉप मैनेजमेंट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन। टॉप मैनेजमेंट का फोकस है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर, ऐसी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है, और ओवरऑल जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन है। ना फर्स्ट लाइन मैनेजर्स डील्स विद, अब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं वो डील करते हैं इनमें से किसके साथ? वर्कर्स के साथ। सो फर्स्ट लाइन मैनेजर डायरेक्टली सुपरवाइज एम्प्लॉयज़ एंड हैंडल डे टू डे ऑपरेशन। फर्स्ट लाइन मैनेजर डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉयज़ को, यानी कि जो नन मैनेजरियल स्टाफ होता है उनको, और हैंडल करते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं उनको। सो मिडिल मैनेजर एक्ट है, सब मिडिल मैनेजर जो है दरमियान में, एक तरह से सैंडविच जैसे होता है उसके बीच, उस तरीके से होते हैं, ब्रिज बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। इनकी मिडिल में होते हैं, दरमियान में ही होते हैं, इसी से इनको मिडिल लेवल कहा जाता है। इनके एक तरफ जो है वो टॉप लेवल है और एक तरफ लोअर लेवल है, दरमियान में जो है वो कौन होते हैं? मिडिल लेवल के जो है वो मैनेजर होते हैं। सो मिडिल लेवल मैनेजर्स कनेक्ट टॉप मैनेजमेंट विद ऑपरेशनल स्टाफ एंड इंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। मिडिल मैनेजर जो है वो कनेक्ट करते हैं मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशनल स्टाफ के साथ, और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो प्लान्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो प्लान बने हुए हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एट, अब कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है वो किस लेवल के ऊपर ज़्यादा चाहिए होते हैं? वो चाहिए होते हैं टॉप लेवल के, जो सबसे ऊपर की जो मैनेजमेंट होती है टॉप लेवल की, वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो है वो चाहिए होते हैं।
सो टॉप मैनेजर्स नीड कॉन्सेप्चुअल स्किल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़ एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनको ज़रूरी होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की, वो अंडरस्टैंड करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़, ऐसे जो इशूज़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल किस्म के होते हैं, और जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना। पोल्का विच इज़ द मैनेजमेंट फंक्शंस। सो पोल्का स्टैंड्स फॉर, अब इस कोर्स के अंदर आपको पोल्का बताया गया है कि मैनेजमेंट फंक्शंस में, तो ये पोल्का है कि असल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस। सॉरी ये गलत हो गया, ये वाला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस जो बी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरेंस। सो पोल्का रिप्रेजेंट द 5 बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 5 बेसिक जो मैनेजमेंट फंक्शंस जिनका ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, चीज़ों को लीड किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है, और एश्योरेंस जो ऐड कराया गया है यहाँ पर। सो सेटिंग गोल्स इज़ पार्ट ऑफ, सेटिंग करना गोल्स जो है वो हिस्सा है इनमें से किसका, प्लानिंग का। प्लानिंग में गोल सेट किया जाता है। सो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम। प्लानिंग में क्या होता है कि सेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को, कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करें। सो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस इज़, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना इनमें से क्या है, द आंसर इज़ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करना। सो कंट्रोलिंग इंश्योर्स एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्लान्स थ्रू मॉनिटरिंग एंड करेक्शन। कंट्रोलिंग इस बात को यकीनी बनाता है कि एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाए प्लान्स के मुताबिक, और ये होगा मॉनिटरिंग और करेक्शन के ज़रिए। नाउ असाइनिंग टास्क इज़, असाइन करना टास्क इनमें से क्या है, वो है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टास्क को, असाइन किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है ना। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ इज़ पार्ट ऑफ, अब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना वो हिस्सा है इनमें से किसका, लीडिंग का। सो लीडिंग इन्वॉल्व मोटिवेटिंग, गाइडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय टू अचीव गोल्स। लीडिंग में क्या है, इन मोटिवेट करना, गाइड करना, इन्फ्लुएंस करना एम्प्लॉयज़ को, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। नाउ क्लासिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज इनकी हम बात करते हैं। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय, साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया किसने किया, टेलर ने, फ्रेडरिक टेलर ने, यानी कि सो फ्रेडरिक टेलर इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मैनेजमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी थ्रू टाइम एंड मोशन स्टडी। फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया ताकि इम्प्रूव किया जाए एफिशिएंसी को टाइम और मोशन स्टडीज़ के ज़रिए। और एफिशिएंसी तभी होती है जब कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जो है वो हासिल किया जा सके। सो ब्यूरोक्रेसी थ्योरीज एसोसिएटेड विद, अच्छा ब्यूरोक्रेसी का वर्ड हमारे अभी यूज़ होता है यहाँ पे, काफ़ी एक नेगेटिव किस्म की हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का रोल हमें दिखता है, लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ है। तो जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है ये एसोसिएट है किसके साथ, ये है वेबर के साथ, मैक्स वेबर के साथ। सो मैक्स वेबर डेवलप ब्यूरोक्रेसी थ्योरी फोकसिंग ऑन रूल्स, हायरार्की एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। सो मैक्स वेबर ने डेवलप किया ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, और उसका फोकस क्या है, रूल्स के ऊपर, हायरार्की के ऊपर, और फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अब ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वाज गिवन बाय, अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी वो दी थी इनमें से किसने, फेयोल ने, हेनरी फेयोल ने। सो हेनरी फेयोल डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फोकसेस ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन। सो हेनरी फेयोल ने जो थ्योरी दी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, इसका फोकस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर। ना बिहेवियरल थ्योरी फोकसेस ऑन, बिहेवियरल थ्योरी का फोकस है इनमें से किसके ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। सो बिहेवियरल थ्योरी एम्फेसाइजेज ह्यूमन नीड्स, मोटिवेशन एंड बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियरल थ्योरी का जो है वो एम्फेसाइज है ह्यूमन नीड्स के ऊपर, मोटिवेशन और बिहेवियर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में ना। हॉथर्न स्टडीज रिलेट टू, हॉथर्न स्टडी रिलेट करती है इनमें से किसके साथ, ह्यूमन रिलेशंस के साथ। सो हॉथर्न स्टडी शोड दैट ह्यूमन फैक्टर्स एंड अटेंशन इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। हॉथर्न स्टडी शो करती है कि जो ह्यूमन फैक्टर और अटेंशन है वो इंप्रूव करती है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को ना। क्वांटिटेटिव एंड सिस्टम व्यू, अब इसकी हम बात करते हैं। सो क्वांटिटेटिव अप्रोच यूजेस, क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ करती है इनमें से किसको, द आंसर इज मैथमेटिक्स। क्योंकि जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, नंबर्स की हम बात करते हैं, क्वांटिटी जो है उसको भी मेजर किया जाता है नंबर के अंदर। सो इट यूज इज मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिक एंड डेटा एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। ये यूज़ करती है मैथमेटिकल मॉडल्स को, स्टैटिस्टिक्स को, डेटा एनालिसिस को, ताकि डिसीजन किए जा सकें। नाउ सिस्टम अप्रोच सीज ऑर्गेनाइजेशन एज, सिस्टम अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन को इनमें से किस तरह से देखती है, तो एक सिस्टम के तौर पे एक ओपन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो दे आर ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करती है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो वो जो है ओपन सिस्टम है। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट में से क्या है, बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों।
सो ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस होती है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स से। नाउ डिसीजन मेकिंग, अब इसकी हम बात करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग इज़, पहला स्टेप जो होता है डिसीजन मेकिंग में वो इनमें से क्या होता है, डिफाइन प्रॉब्लम की डिफाइन करना उसको, यानी कि उसकी डेफिनेशन देना। सो डिसीजन मेकिंग स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम क्लियरली। डिसीजन मेकिंग की शुरुआत होती है कि आइडेंटिफाई किया जाता है और डिफाइन किया जाता है प्रॉब्लम्स को, वो भी क्लियरली तौर पर। ना प्रोग्राम डिसीजंस आर, अब प्रोग्राम डिसीजन इनमें से क्या होते हैं, रूटीन होते हैं। सो प्रोग्राम डिसीजंस आर रेपिटेटिव एंड फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। प्रोग्राम डिसीजन एक तो रेपिटेटिव होते हैं, यानी कि बार बार किए जाएंगे, बार बार लेने वाले, और स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। नाउ प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स, प्लानिंग का इनमें से क्या मतलब है, सेटिंग गोल्स, गोल सेट किया जाना, यानी कि सो प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट नीड्स to be achieved and how it will be done. It focuses on goal setting and future decisions. So planning process होता है डिसाइड करने का एडवांस के अंदर कि क्या नीड जो है वो अचीव होगी और कैसे जो है वो होगी, और ये इसका फोकस होता है गोल सेट करने के ऊपर और जो फ्यूचर डायरेक्शन होती है उसके ऊपर। सो प्लानिंग हेल्प्स इन, प्लानिंग हेल्प करती है हमें इनमें से किसके अंदर, डायरेक्शन के अंदर। सो प्लानिंग गिव्स द क्लियर डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स, सो ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स रिमेन फोकस्ड। प्लानिंग जो वो देती है क्लियर डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ को भी और मैनेजर को भी कि ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स जो होती हैं वो फोकस रहें। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ डन बाय, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो वो कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करती है। टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट होती है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो करती है। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शन दैट सेट्स लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि सेट करता है लॉन्ग टर्म गोल्स भी और जो ओवरऑल डायरेक्शन होती है ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ SWOT स्टैंड्स फॉर, अब जो SWOT है ये एब्रीवेशन है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। और इसमें से जो स्ट्रेंथ वीकनेस है ये इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट जो ये एक्सटर्नल है। SWOT analysis is used to evaluate internal strengths and weaknesses and external opportunities and threat। तो वही चीज़ जो पीछे बताई गई कि SWOT analysis का इस्तेमाल करते हुए evaluate किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है जो internal strengths और weaknesses है ऑर्गेनाइजेशन की, अंदरूनी जो भी strength है, मजबूती है या जो कमज़ोरी है वो उसको देखा जाएगा, और जो external opportunities और threat है, बाहर से जो opportunities मिल रही हैं या जो ख़तरात हैं वो इनका सबका जो है वो इनका evaluation की जाती है ना। ऑर्गेनाइजेशनल environment and culture, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मींस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के इनमें से क्या मतलब है, वो है शेयर्ड वैल्यूज़। अब सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रेफर्स टू शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड नॉर्म दैट गाइड एम्प्लॉय बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से मुराद शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़ और नॉर्म्स होते हैं जो कि गाइड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इनमें से क्या शामिल है, वो है आउटसाइड फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। So external environment include economic, social, political and technological factor outside the organization that affect it। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को वो असर कर रहे होते हैं। नाउ ग्लोबल एंड मॉडर्न मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस, ग्लोबलाइजेशन बढ़ाता है इनमें से किस चीज़ को, कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ाता है वो। सो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस कंपटीशन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन क्यों बढ़ता है, उसकी रीज़न ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर रही होती है, पूरी दुनिया की जो मार्केट होती है एक तरह से वहाँ पर ऑपरेट कर रही है। सो 21st सेंचुरी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, अब जो आज की जो 21वीं सदी है इसकी जो मैनेजमेंट है इसका फोकस जो है वो इनमें से किसके ऊपर है, द फोकस ऑन इनोवेशन, इनोवेशन के ऊपर है, कुछ नया लेकर आए यानी कि। सो मॉडर्न मैनेजमेंट फोकसेस ऑन इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो मॉडर्न मैनेजमेंट का जो फोकस है वो है इनोवेशन के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी और जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है उसके ऊपर फोकस है। अब जो है वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन ख़ुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिज़नेस कम्युनिकेशन का आपने भी यकीनन पढ़ा होगा कोर्स या आप पढ़ेंगे। ENG 301 है VU के अंदर। सो बिज़नेस कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन मीन्स, अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, नॉर्मल तौर पर कम्युनिकेशन की हम बात करें तो लोग समझते हैं कि कुछ बोलना, बात करना लोगों से, सिर्फ यही कम्युनिकेशन है, हालांकि कम्युनिकेशन इससे बहुत आगे की चीज़ है। सो कम्युनिकेशन असल में है क्या, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का तबादला होना है, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचे, वो कम्युनिकेशन। अब वो किसी भी तरह पहुँच सकती है, चाहे हम बोलें, चाहे हम लिखें, चाहे इशारे करें, मतलब किसी भी तरीके से मालूमात को जब पहुँचाया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है, तो वो जो है कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और मैसेज बिटवीन पीपल। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर शेयर किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आइडियाज़ भी हो सकते हैं,
इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ या कोई मैसेज भी लोगों के दरमियान, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, रिटर्न हो या फिर ओरल हो, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, तो मुख्तलिफ़ तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो की जाती है। सो बैरियर्स जो है वो रिड्यूस करता है किस चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग बैरियर्स आते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं मुख्तलिफ़ तरह के। सो कम्युनिकेशन बैरियर्स रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर कॉजिंग मिसकम्युनिकेशन। अब जो बैरियर्स आते हैं मुख्तलिफ़ तरह के, अब नॉइज़ है या मुख्तलिफ़ और भी तरह के कल्चरल बैरियर वगैरह, उसका नतीजा क्या निकलता है कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर कमी हो जाती है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, और उसी से मिसकम्युनिकेशन होती है, यानी कि जो मैसेज भेजा जा रहा है वो उसको कुछ और, उसका मकसद कुछ और समझा गया, उसको जो भेजा गया था जिस तरह का मैसेज ना। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैस्लो थ्योरी इज़ अबाउट। अब मैस्लो की जो थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की, वो क्या है, नीड हायरार्की दी है पूरी की पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक हम देखते हैं। सो मैस्लो थ्योरी एक्सप्लेन ह्यूमन नीड्स इन अ हायरार्की फ्रॉम बेसिक नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो की थ्योरी एक्सप्लेन करती है ह्यूमन नीड जो एक हायरार्की के अंदर, जहाँ पर बेसिक नीड से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हम देखते हैं, पूरा का पूरा लेवल हमें दिखाई देता है। उसके बाद एक हर्ज़बर्ग थ्योरी इंक्लूड्स, जो हर्ज़बर्ग की थ्योरी है उसमें शामिल है, इनमें से क्या हाइजीन फैक्टर्स आ जाते हैं। सो ये जो है, सो हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी इंक्लूड्स हाइजीन फैक्टर्स, सैलरी कंडीशन एंड मोटिवेटर, अचीवमेंट एंड रिकग्निशन। हर्ज़बर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमें हाइजीन फैक्टर एक तरफ दिखाई देते हैं, सैलरी हो गई और कंडीशन हो गई, दूसरी तरफ मोटिवेटर्स हमें दिखाई देते हैं, अचीवमेंट और रिकग्निशन हमें दिखाई देता है। उसके बाद ये थ्योरी एक्स अज्यूम्स एम्प्लॉयज़ आर, थ्योरी एक्स हमें जो है वो अज्यूम करती है कि एम्प्लॉयज़ इनमें से क्या हैं, वो लेज़ी हैं। एक नेगेटिव किस्म की जो है वो जो थ्योरी एक्स मैनेजर होता है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है, तो जो थ्योरी एक्स वाला मैनेजर है वो एक किस्म का नेगेटिव किस्म की सोच रखता है एम्प्लॉयज़ के बारे में। सो थ्योरी एक्स अज्यूम्स एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। तो इस किस्म का जो मैनेजर होगा वो ये सोचता है कि एम्प्लॉयज़ जो वो वर्क को डिसलाइक करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, और उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्ती उनके ऊपर की जाए। तो ये थ्योरी एक्स किस्म के मैनेजर की जो सोच होती है। हमारे यहाँ बहुत से मैनेजर इस तरह के हैं, खैर थ्योरी वाई के भी मैनेजर होते हैं, लेकिन इस तरह के अक्सर हमें दिखाई देते हैं। और थ्योरी वाई को अगर हम देखें तो इसके मुताबिक एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड है, ख़ुद मोटिवेट होते हैं। सो थ्योरी वाई एज्यूम एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ मोटिवेटेड, रिस्पॉन्सिबल एंड कैपेबल ऑफ क्रिएटिविटी। अब ऐसे मैनेजर जो हम देखते हैं तो ये सेल्फ मोटिवेटेड, इनके मुताबिक जो है वो एम्प्लॉई को समझा जाता है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागते बल्कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड कैपेबल ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव हैं, वो कुछ क्रिएटिविटी है उनके अंदर। नाउ कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग में हम देखते हैं तो कंट्रोलिंग मीन्स, अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, मॉनिटर किया जाए परफॉर्मेंस जो होती है। सो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट विद प्लान्स टू इंश्योर गोल्स आर अचीव। एक तरफ ये कि मॉनिटर किया जाता है और फिर कंपेयर किया जाता है उसको प्लान्स के मुताबिक, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गोल्स को अचीव किया जाए। सो कंट्रोल इंश्योर्स, कंट्रोल किस बात को यकीनी बनाता है, गोल अचीवमेंट, गोल को हासिल करें हम। कंट्रोल इंश्योर्स दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल इस बात को यकीनी बनाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस उसी तरह से हो जैसे कि प्लान्ड ऑब्जेक्टिव है। अब मिक्स एमसीक्यूज़ हम देखते हैं तो इसमें मैनेजमेंट लेवल इंक्लूड्स, अब मैनेजमेंट लेवल हम देखें तो उसमें हमें टॉप, मिडिल और लोअर लेवल दिखाई देता है। हमें 3 तरह की जो वो लेवल जो वो मैनेजमेंट की दिखाई देती हैं। सो मैनेजमेंट हैव 3 लेवल्स ऑफ, ऑर्गेनाइजेशंस हैव, सॉरी, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो 3 तरह की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें दिखाई देती है। एफिशिएंसी मीन्स, अब एफिशिएंसी का मतलब क्या है, डूइंग थिंग्स राइट, चीज़ें सही करना। एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम रिसोर्सेज, यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जाए और चीज़ों को सही किया जाए। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, डूइंग राइट थिंग्स, और सही चीज़ें करें, सही चीज़ें करना है, यानी कि अच्छा, इफेक्टिवनेस मीन अचीविंग द करेक्ट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, सही जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स उनको हासिल किया जाए। अब क्लासिकल थ्योरी फोकसेस ऑन, क्लासिकल थ्योरी का इनमें से क्या फोकस है, एफिशिएंसी के ऊपर। सो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का फोकस है इंप्रूव करने के ऊपर एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर और जो प्रोडक्टिविटी है उसको। सो मैनेजरियल स्किल्स मोस्ट नीडेड एट टॉप लेवल, जो टॉप लेवल के ऊपर मैनेजरियल स्किल्स की हमें ज़रूरत है वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स नहीं, ना इंटरपर्सनल बल्कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, क्योंकि टॉप मैनेजर
नीड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन एंड मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। टॉप मैनेजर्स को ज़रूरी होता है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ताकि वो अंडरस्टैंड करें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन और स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकें। नाउ डिसीजन मेकिंग इनमें से क्या है, चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, बेहतर अल्टरनेटिव, बेहतर ऑप्शन को चूज़ किया जाना। सो डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन अमंग अवेलेबल अल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग वो प्रोसेस होता है कि सिलेक्ट किया करना जो बेहतर ऑप्शन है जितने भी अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनमें से है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। द आंसर इज एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एश्योरेंस वगैरह ये है, लेकिन एडवर्टाइजिंग नहीं है। सो एडवर्टाइजिंग इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी, नॉट अ कोर कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन और द पोल का। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ में से एक है, मार्केटिंग का हिस्सा है एक। मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, खैर मार्केटिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें उसका एक हिस्सा है ये। और ये कोर मैनेजमेंट फंक्शन में शामिल नहीं है, मैनेजमेंट के बुनियादी फंक्शंस में से शामिल नहीं है। वो एक अलग बात है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग के अंदर शामिल है तो हो सकता है मैनेजमेंट के पास इससे रिलेटेड भी कुछ हो टास्क, लेकिन जो कोर मैनेजमेंट फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, एश्योरेंस, उसमें एडवर्टाइजिंग शामिल नहीं है। तो जो बुनियादी जो मैनेजमेंट का काम है उसमें एडवर्टाइजिंग इसका जो है वो हिस्सा नहीं है मैनेजमेंट का, बल्कि ये एक मार्केटिंग एक्टिविटी है। अब ये कि विच टाइप ऑफ डिसीजन इज़ मेड अंडर अनसर्टेनिटी एंड हैज़ नो फिक्स प्रोसीजर, किस तरह का डिसीजन लिया जाता है गैर यकीनी सूरत हाल में और उसका कोई फिक्स प्रोसीजर भी नहीं होता, वो है नन प्रोग्राम डिसीजन। एक तो प्रोग्राम डिसीजन होता है, एक होता है नन प्रोग्राम। सो नन प्रोग्राम डिसीजन आर न्यू, कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर जजमेंट बिकॉज नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर एग्जिस्ट। ये जो है वो ऐसे होते हैं जो कि नए होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके लिए जजमेंट भी रिक्वायर होती है क्योंकि कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये कि विच मैनेजमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क मेथड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, कौन सी मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो उसका फोकस है साइंटिफिक स्टडी के ऊपर वर्क मेथड की, ताकि इम्प्रूव किया जाए एफिशिएंसी को। सो द आंसर इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको फ्रेडरिक टेलर ने दिया था, फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू टाइम एंड मोशन स्टडी, उसका फोकस है इम्प्रूव करने के ऊपर, फोकस इम्प्रूव करने के ऊपर प्रोडक्टिविटी जो टाइम और मोशन स्टडीज़ के ज़रिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।